सो हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कंसिडरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लो और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कंसिडरेशन क्या है, तो इसको बताया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन डी के अंदर, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, does or abstain from doing, promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence of promise is called a consideration for the promise। कंसिडरेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। मतलब बदले में कुछ मिलना। मतलब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको अपनी कार बेची तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, कार, और मेरे लिए आपने वो कार के बदले जो पैसा दिया वो कंसिडरेशन मेरे लिए हो गया। कंसिडरेशन का सिंपल मतलब होता है बदले में कुछ मिलना। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग ऑफ वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। व्हेन अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट प्रोमिसेस टू डू समथिंग ही मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। दिस समथिंग इज डिफाइंड एज कंसिडरेशन। मतलब जब हम सामने वाले के लिए कुछ करते हैं तो सामने वाला हमको वो बदले में कुछ देता है तो उसी को बोलते हैं कंसिडरेशन। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है पोलॉक का। कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द promise of the other is bought and the promise thus given for value is enforceable। एग्जाम्पल यहाँ पे वही दिया है सेम। एवरी कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 parts, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। एवरी प्रॉमिस मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। हर प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन होना ही चाहिए, तभी आपका जाके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा। और उसको लैटिन टर्म में एक टर्म दिया है, एक्स नुडो पैक्टो नॉन ऑरिटोर एक्टिव, जिसका मतलब होता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अभी कंसिडरेशन के लिए क्या क्या एसेंशियल्स चीज़ रिक्वायर होती है वो हम देखेंगे। एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है उसके कहने पे ही क्या वो कंसिडरेशन देगा वही डिसाइड करेगा वो। Therefore, an act done at the desire of the third party is not a consideration. Consideration must move at the promiser desire। अब यहाँ पे केस लॉ दिया हुआ है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का। द डिफेंडेंट हैड एग्रीड टू सब्सक्राइब फंड टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टाउन हॉल एट हावड़ा। द प्लेंटिफ मतलब जो प्रॉमिसी had entered into contract with the contractor for the purpose of building the town hall and thus had undertaken liability to pay him। मतलब जो वहाँ पे हावड़ा में क्या एक टाउन हॉल बन रहा था तो उसके लिए जो सब्सक्राइबर था, मतलब जो पब्लिक से पैसा लिया था, तो उसमें से एक जो था प्लेंटिफ, मतलब जो प्रॉमिसी जिसने प्रॉमिस किया था, उसने बोला कि मैं तुम टाउन हॉल बनाओ मैं पैसा दूंगा। लेकिन फिर बाद में उसने कोर्ट में जाके सू कर दिया, मतलब केस कर दिया कि मुझे बदले में कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसा डिसीजन हुआ कि ये जो तुमने उसको कंसिडरेशन दिया था, मतलब तुमने जो उसको पहले बोला था कि तुम टाउन हॉल बनाओ हम लोग सब्सक्रिप्शन देंगे, तो उसके लिए उन्होंने काम चालू कर दिया। अभी उसके लिए तुम अपना पैसा देने के लिए लायबल हो। तो ये एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर होना चाहिए। बट वेयर द प्रॉमिसी हैज़ डन नथिंग देयर इज़ नो कंसिडरेशन। जहाँ पे प्रॉमिसी ने कुछ नहीं किया हुआ है उसके लिए कुछ कंसिडरेशन नहीं होगा। प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। Consideration must proceed from the promisee or any other person. In the English law, however, a person not a party to the agreement cannot sue on the agreement। अभी इंग्लिश लॉ के अंदर कैसा है कि जो एग्रीमेंट मतलब ए और बी के अंदर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो सी जो है वो ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकता है। कंसिडरेशन एज पर द इंग्लिश लॉ मस्ट प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी हिमसेल्फ एंड नॉट फ्रॉम द एनी अदर पर्सन। इसको बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिसाइड कर सकते हैं, तीसरा कोई नहीं कर सकता। और इंडिया में क्या होता है, इन इंडिया एज पर द डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2D, इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट द कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी ओनली। अ स्ट्रेंजर टू एन एग्रीमेंट कैन कॉज सूट टू द एग्रीमेंट इफ सच अ पर्सन इज बेनिफिशियरी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कि जो दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तो होगा ही, बट अगर किसी तीसरे पर्सन के बेनिफिट के लिए हुआ है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, वो भी सू कर सकता है, केस कर सकता है। यहाँ पे केस लॉ दिया है चिन्नैया वर्सेस रमैया का।
A gifted certain property to her daughter with the condition that the daughter should pay an annuity to A's brother B. However, the daughter failed to keep her promise and the brother sued the daughter to claim the annuity. It was held that the words in section 2D, the promisee or any other person, indicates that the stranger to a contract may maintain a suit. अब यहाँ पे क्या हुआ था चिन्नैया वर्सेस रमैया के केस में कि जो ए की जो ग्रैंडमा थी उसने अपने डॉक्टर को अपना प्रॉपर्टी दिया था और उसने ऐसा कंडीशन दिया था कि तुम ये प्रॉपर्टी में से अपने ब्रदर को भी कुछ ना कुछ अमाउंट दोगी। बट जो ये डॉटर थी उसकी, उसने अपने ब्रदर को दिया नहीं कुछ भी। वो बोल रही थी कि इसके बदले मुझे कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। तो जो उसका ब्रदर था उसने जाके कोर्ट में केस किया। तो कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको ये बोला कि अपने सेक्शन 2D के अंदर ऐसा मेंशन किया हुआ है द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मतलब यहाँ पे जो दो पर्सन है, अगर वो दोनों के बीच में ऐसा हुआ है कि सी का भी इंटरेस्ट है उसके अंदर, मतलब सी को भी कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, तो सी भी उसके लिए केस कर सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ ने ऐसा डिसाइड किया कि तुम भी, मतलब वो डॉटर को बोला कि तुम्हें अपने ब्रदर को भी इसके अंदर से कुछ ना कुछ शेयर देना होगा। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स वेयर बेनिफिशियरी कैन शू थ्रू ही इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। जो मतलब थर्ड पार्टी है वो केस कर सकता है, हालांकि वो पार्टी में नहीं है फिर भी। कौन कौन सा केस है ऐसा? ट्रस्ट और चार्ज, मतलब या तो वो उसको ट्रस्ट उसके फेवर में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, या तो मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट में भी थर्ड पार्टी सू कर सकती है। और एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, मतलब किसी ने एक्नॉलेजमेंट, मतलब किसी को हम एक्नॉलेज करते हैं ना कि अगर इसने पैसा नहीं दिया तो उसके बदले मैं दूंगा, तो वो उसके बदले भी, मतलब फिर वो थर्ड पार्टी भी, मतलब जिसने प्रॉमिस किया है वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता है। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, मतलब कोवेंट रनिंग विद द लैंड मतलब क्या होता है कि अगर तुमने एक प्रॉपर्टी परचेस की और वहाँ पे वो प्रॉपर्टी के अंदर सार्वजनिक कुआं है, तो सारे गांव के लोग वो कुएं में से पानी लेके जाते हैं। तो वो जो तुमने प्रॉपर्टी परचेस की है उसके साथ तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने प्रॉपर्टी परचेस की तो कुआं भी मेरा हो गया। सारे गांव के लोग, वो सार्वजनिक है, तो तुम्हें भी उसके अंदर से पानी लेना होगा और दूसरों को भी पानी लेने देना होगा वो कुएं के अंदर से। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। समटाइम्स द स्टेटस कास्ट अ ड्यूटी फॉर द बेनिफिट ऑफ ए थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन गेट द एडवांटेज थ्रू ही इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब किसी के फेवर में कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है कि मतलब हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और फ़ायदा उस सी को भी है, तो सी ये केस में अपना बेनिफिट मांग सकता है। नेक्स्ट है पास्ट, प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है? द वर्ड हैज़ डन, अभी हमने जो डेफिनेशन में देखा हुआ था हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, उसी का मतलब पास्ट हैड के लिए बताया गया, प्रेजेंट हैव के लिए और प्रोस्पेक्टिव विल डन। तो अभी हम एक एक, मतलब इसके अंदर एक एक का वो बताया गया है। हैड डन मतलब ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा था, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। वही एग्जीक्यूटेड मतलब हो चुका है। एग्जाम्पल, A finds B's sons, B promised to pay A rupees 10,000. B promised to A rupees 10,000 is supported by past voluntary service rendered by A for B. अब यहाँ पे A ने प्रॉमिस किया कि अगर तुमको मेरा सन मिल जाएगा तो मैं तुमको 10,000 दूंगा। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट पास्ट में हुआ है, बट इसका एग्जीक्यूशन कभी होगा? जब उसका सन मिल जाएगा, बाद में होगा। तो ये पास्ट कंसिडरेशन में आता है, मतलब इसका कंसिडरेशन पास्ट में ही हो चुका है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, वेयर द promisee does or abstain from doing something, it is an instance of present consideration। मतलब जो अभी ही, मतलब अभी चल रहा है उसको बोलेंगे प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, इसका दूसरा नाम भी है। वेयर द promisee promises to do or abstain from doing something, it is a future consideration। मतलब क्लासेस जाते हैं हम, तो क्लासेस में पहले पैसा ले लेते, फिर बाद में आपको साल भर टीचिंग करते हैं, तो वो जो पहले पैसा लेते हैं वो हो गया फ्यूचर कंसिडरेशन। मतलब आपको पैसा तो अभी आप पहले भर रहे हो, बट आपको उसका जो सर्विस है वो बाद में मिलेगा। एग्जाम्पल, A for natural love and affection promises to give his son rupees 1,000. A put his promise to be in writing and register it. This is a contract.
अभी यहाँ पे क्या हुआ, ए ने अपने सन को बोला बी को कि मैं तुमको 1000 रुपीज़ दूंगा, और उसने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो उसने स्टैम्प पेपर पे लिख लिया और उसको रजिस्टर कर लिया। अभी कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल्स है। एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, जो भी आप एग्रीमेंट करते हो वो लिखित में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट बी रजिस्टर एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, उसको आपको रजिस्टर करना है एज पर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। एग्रीमेंट मस्ट बी फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन से होना चाहिए वो। और पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशन टू ईच अदर, मतलब दूर का रिश्ता नहीं होना चाहिए, पास का रिश्ता होना चाहिए, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड सन, डॉटर, फादर एंड डॉटर, फादर एंड ब्रदर एक्सेट्रा। ब्लड रिलेशन होना चाहिए उसके अंदर, या तो ब्लड रिलेशन या तो बाय मैरिज। अभी इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस है। प्रॉमिस टू कंपेंसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, मतलब आपने पहले ही कुछ काम कर दिया था और उसके लिए आप अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने पहले ही काम किया था तो अभी मुझे अभी कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने उसका पेमेंट पहले ही कर चुके हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया, ए फाइंड बी पर्स एंड गिव इट टू हिम, बी प्रोमिसेस टू पे ए ₹50, दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी ए ने यहाँ पे बी का पर्स फाइंड आउट किया और उसको दे दिया, तो बी ने क्या प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें ₹50 दूंगा, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ए सपोर्ट्स बी इन्फेंट सन, बी प्रॉमिस टू पे ए एक्सपेंस इन डूइंग सो, दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो उसका ए ने क्या बोला कि तुम जो मेरा इन्फेंट सन है, मतलब जो सन है, बच्चा है जो, उसको तुम संभालो और मैं तुमको उसके बदले में जो भी खर्चा हुआ है वो दूंगा। तो ये क्या हुआ, पास्ट वॉलंटरी सर्विस थी, तो इसका जो सर्विस है वो पहले ही दे हो गई है, अभी इसके लिए खाली पैसा मिलना बाकी है। इसेंशियल्स, देयर मस्ट बी एन प्रॉमिस टू कंपेंसेट फॉर द पास्ट सर्विसेज। अभी इसके लिए भी क्या इसेंशियल्स है कि ये जो सर्विस तुमने दिया है इसके लिए भी पहले से पता होना चाहिए कि हाँ तुम देने वाले हो, प्रॉमिस होना चाहिए पहले से। सर्विस मस्ट बी रेंडर वॉलंटरीली, और जो सर्विस दिया गया है वो वॉलंटरीली खुद की इच्छा से दिया गया हो। एक्ट डन मस्ट बी फॉर द प्रोमिसर और समथिंग विच द प्रोमिसर वॉज लीगली बाउंड टू डू। द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस व्हेन द एक्ट वॉज डन, जो प्रोमिसर है वो टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए जब वो एक्ट हुआ है। द प्रोमिसर मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम व्हेन द एक्ट वॉज डन, और वो जो प्रोमिसर है वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हमने पिछले वीडियो में देखा था कौन कौन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो इंसॉल्वेंट ना हो, जो इंसेंट ना हो। जब ये एक्ट हुआ है तो वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए प्रोमिसर। तो कंसिडरेशन का एक एक्सेप्शन है, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बाय डेट। टाइम बाय डेट मतलब कि आपका जो आपने लोन लिया था और आपका वो जो लोन का जो पीरियड था पे करने का वो निकल चुका है, तो अभी आप बाद में आके अगर आप वो पैसे दोगे तो उसके बदले आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे अभी मैंने तुमको पैसे दिए तो अभी मुझे कुछ बदले में दो, क्योंकि वो टाइम बाय डेट है, आपने उसका सर्विस पहले ही ले चुके हो। अभी कंसिडरेशन की कुछ और एक्सेप्शंस हम देख लेते हैं। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज़ अनलॉफुल इज वॉइड, जो भी कंसिडरेशन आप देने वाले हो वो अनलॉफुल हुआ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली वॉइड हो जाएगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट जब किया था तो उसमें भी हमने देखा था। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज़ लॉफुल अनलेस इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, जो आप बदले में चीज़ दे रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए, उसको लॉ ने जो कंसिडरेशन आप दे रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए, उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई ना किया हो, मतलब उसको लॉ ने ऐसा नहीं बताया हो कि ये गलत नहीं है। इसका एग्जांपल देख लेते, ए ओज बी ₹1000 बट द डेप्ट इज़ बेयर्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, अ साइंस अ रिटर्न प्रॉमिस टू पे ₹5000 ऑन अकाउंट ऑफ डेप्ट, दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके और क्या क्या एक्सेप्शन से हम देख लेते। नो कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एजेंसी मतलब प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, उसके लिए कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। गिफ्ट डज नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन, किसी को आपने गिफ्ट दिया तो उसके बदले में कंसिडरेशन की गरज नहीं है। अ प्रॉमिस टू ग्रेटिट्यूअस वुड बी एनफोर्सिबल इफ़ ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिसी सफ़र लॉस। अभी जैसे कि हमने केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद की केस लॉ में देखा था कि उसने पहले प्रॉमिस किया कि मैं पैसे दूंगा, बाद में उसने नहीं दिया, तो इसकी वजह से जो प्रॉमिसी था उसको लॉस हुआ। तो ये केस में भी जो प्रॉमिसर है उसको वो लायबल है कि वो पैसे देगा। और इसके क्या क्या एक्सेप्शंस है।
इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, जो लॉ ने पहले से ही उसको मना कर दिया है वैसा आप कंसिडरेशन नहीं कर सकते। या तो इज़ ऑफ सच अ नेचर दैट इफ़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ, मतलब अगर उसको आप मतलब ऐसा कंसिडरेशन है आपका जिसको किसी मतलब जैसा आपने अगर वो कंसिडरेशन किया तो आप किसी दूसरे लॉ को वायलेट ना कर रहे हो, कोई दूसरा लॉ उसमें कोई दूसरे लॉ का रूल्स उसके अंदर ब्रेक नहीं हो रहा है। इस फ्रॉडुलेंट या तो वो फ्रॉड है, इट इन्वॉल्व और इम्प्लाई इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, या तो जो कंसिडरेशन आप कर रहे हो उसके वजह से किसी को हार्म पहुंच रहा है, किसी के प्रॉपर्टी को। द कोर्ट्स रिगार्ड इट इज़ इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, या तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब पब्लिक पॉलिसी क्या है वो हम अभी आगे देखेंगे। इन ईच ऑफ दिस केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए प्रॉमिस टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस एंड बी प्रॉमिस टू पे 100 रुपीज़ टू ए, दिस एग्रीमेंट इज़ वॉइड एज द कंसिडरेशन फॉर इट इज़ अनलॉफुल। यहाँ पे क्या हुआ कि ए ने बोला कि मैं तुमको पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिला दूंगा, तुम मुझे 100 रुपीज़ दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, पब्लिक पॉलिसी के अपोज गया ये। ए ने जो बोला कि मैं तुमको बी को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिला दूंगा, तो पब्लिक पॉलिसी के अपोज गया है, तो ये जो कंसिडरेशन है ये वॉइड हो गया है। अभी पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, वेन एवर एन एग्रीमेंट इज़ हार्मफुल टू द पब्लिक वेलफेयर और इंटरेस्ट इट वुड बी वॉइड एज बिंग अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी कैनॉट बी प्रिसाइजली डिफाइंड, इट इज़ अ वेग टर्म। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट या फिर जो पब्लिक का इंटरेस्ट है उसके खिलाफ जाती है, उसको वैसा हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और ये पब्लिक पॉलिसी जो है वो एक बहुत बड़ा टर्म है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। when any agreement conflict with the morals of the time and contravenes any establishment interest of the society, political, economical or social, it is void as being against public policy। या तो किसी सोसाइटी के खिलाफ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सोसाइटी के खिलाफ जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट आती है। एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और वॉइड, जैसे कि ट्रेडिंग विद एन एनिमी के साथ ट्रेडिंग करना, जैसे कि ये भी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो उनके साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते। चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी मतलब जो गवाही देने वाला होता है, जो विटनेस होता है, उसको आप ख़रीद लेते हो कि मतलब तुम आप कोर्ट में जाके विटनेस नहीं दोगे वो। स्टिफलिन प्रोस्टिट्यूशन, मतलब विटनेस को आप बाय कर लेते हो, ख़रीद लेते हो। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, मतलब किसी की मैरिज को तोड़ने का एग्रीमेंट, वो भी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ आता है। एग्रीमेंट इंटरफेरिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एनी एग्रीमेंट विच ऑब्स्ट्रक्ट द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ जस्टिस इज अनलॉफुल, जो भी कोर्ट के प्रोसीडिंग में दखल अंदाज देगा वो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट आती है। एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अगेंस्ट ड्यूटी, एग्रीमेंट एज रिगार्ड सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली आप क्रिएट नहीं कर सकते। वेवर ऑफ इलीगैलिटी, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, रिस्ट्रेंट मतलब रोकना। एग्रीमेंट नॉट टू बिड अगेंस्ट वन अनदर इज अनलॉफुल इफ द ऑब्जेक्ट इज डिफ्रॉड अ थर्ड पर्सन। एग्रीमेंट बिटवीन ऑल कंपीटिंग बिडर्स एट ऑक्शन सेल्स टू फॉर्म इनटू अ ग्रुप एंड ब्रिंग डाउन प्राइजेस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब ऑक्शन सेल होती है तो उसके अंदर कुछ ऐसा इंटेंशन से जाके उसका प्राइजेस जो भी है वो गिरा देना, तो वो भी पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट आते हैं। एग्रीमेंट बिटवीन प्लीडर्स एंड क्लाइंट वेर ए क्लाइंट एग्रीज टू गिव अ सम टू हिज प्लीडर अकॉर्डिंग टू द सक्सेस इन द मैटर। मतलब जो एग्रीमेंट करते हैं, अगर सक्सेस हुआ, अगर इतना प्रॉफिट हुआ तो मैं तुमको इतना दूंगा, वो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट। A promises to superintend on behalf of B a legal manufacture of indigo and illegal traffic in other article. B promises to pay a salary of rupees 10,000 rupees a year. The agreement is void at the consideration is unlawful in part. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो इंडिगो कार है वो उसकी इलीगली उसको होर्डिंग करके रखेगा ताकि उसका प्राइसेस बढ़ जाए, और उसके लिए वो 10,000 रुपीज़ देगा। अभी ये इलीगल जो होर्डिंग है वो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो ये इस केस में एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। तो अभी ये हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 2। अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम पहले कवर करेंगे, बाद में जो बचे हुए टॉपिक है वो हम कवर कर देंगे।
सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल पे हम चैप्टर ख़त्म होते ही, जैसे कि अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा जो कि एग्ज़ाम में हर बार रिपीटेडली आते हैं। और उसके बाद से मतलब एक शॉर्ट वीडियो होगा 1 मिनट का, उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।